नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख छठी वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोला जा रहा है, चिन्ह भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से साइन लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सही है। साइन लैंग्वेज क्या होता है? आपने दूरदर्शन पर पहले मुख बधिर लोगों के लिए जो हाथों के उंगलियों का और हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए एक विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से न्यूज कन्वे किया जाता था, जिसमें बिना बोले हाथों की उंगलियों और हाथों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का यूज किया जाता था, उसे ही साइन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि केवलम एका एव चिन्ह भाषा अस्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि केवल यही एकमात्र साइन लैंग्वेज है, चिन्ह भाषा है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे साइन लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से ही यही जितने भी वर्ड मैंने आपको बताया, ये किसी भी विकल्प में अगर आपको दिख जाए और विकल्प पॉजिटिव सेंस में पूछा गया हो, जैसे यहां पे देखिए प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, तो अगर केवल ये सब वर्ड दिख जाए तो वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं हुआ। तीसरा देखिए, सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः चिन्ह भाषा भवति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि सभी छात्रों के लिए चिन्ह भाषा होता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जो बंदा बोल सकता है वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करेगा? साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल तो वही करेगा ना जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, ताकि कम से कम वो देख करके विभिन्न प्रकार के सिंबल्स को देख करके लैंग्वेज को समझ पाए। जो बोल सकता है वो सभी बच्चे इस लैंग्वेज का प्रयोग थोड़ी करेंगे। प्रश्न विकल्प में यही कहा गया था कि सभी छात्र चिन्ह भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। जो नहीं बोल सकते, जो नहीं सुन सकते, मुख बधिर हैं, वही साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सभी बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, चिन्ह भाषायाः व्याकरणम ना भवति, यानी कि कहा जा रहा है कि चिन्ह भाषा का व्याकरण नहीं होता है। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जब जैसे कि मैं आपसे हिंदी भाषा में वार्तालाप कर रहा हूं, इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो हिंदी भाषा में मैं जो कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हूबहू आप वही चीज समझ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जिस ग्रामर के नियमों के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, उसी ग्रामर के नियमों के अंतर्गत आप उस लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं, तभी आप उस भाषा को समझ पा रहे हैं। जैसे कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत ही बोल रहा हूं, और आपने भी हिंदी का वही व्याकरण पढ़ा है, तभी तो आप जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जैक्ट वही समझ रहे हैं। यानी कि साइन लैंग्वेज जब बच्चे को विभिन्न प्रकार के चिन्हों के माध्यम से उंगलियों का प्रयोग करते हुए, हाथों का इशारा करते हुए बताया जाएगा, तो अगला बंदा उस लैंग्वेज को कैसे समझेगा? जाहिर सी बात है, जब कॉमन ग्रामर होगा तभी तो। यानी कि जो ग्रामर के अंतर्गत जिस चिन्हों का प्रयोग जो सेंडर होगा, यानी कि जो वक्ता होगा वो बोल रहा है, और अगला जो बंदा है यानी जो रिसीवर है वो भी वही ग्रामर पढ़ा होगा, तभी तो चिन्हों का वो मतलब समझ पाएगा कि इस चिन्ह का क्या मतलब है, इस चिन्ह का क्या मतलब है। यानी कि चिन्ह भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। यही विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, और यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यन्य निम्नलिखितेषु किम एकम ना संस्तुतम, यानी कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्तुति नहीं करता, यानी किसका एक सिफारिश नहीं किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। निगेटिव सेंस में पूछा गया, यानी कि कौन जो सिफारिश नहीं किया गया होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर चारों विकल्पों को आप देखेंगे तो भाषा से संबंधित बातें की गई हैं। तो अभी हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू है, जिसके अंतर्गत बच्चे को उसकी मदर टंग पढ़ाई जाएगी औपचारिक तरीके से विद्यालय में, और साथ ही साथ एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं, जिसे हम लोग आंग्ल भाषा बोलते हैं, यानी अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। जैसे मान लीजिए यूपी का एक बालक है तो उसकी मदर टंग हिंदी हो सकती है, तो एक तो हिंदी पढ़ाया जाएगा, और आंग्ल भाषा तो सबके लिए कॉमन है, यानी अंग्रेजी उसको पढ़ाया जाएगा। अगर कोई पंजाब का बालक है तो उसकी मदर टंग पंजाबी हो सकती है, तो उसे पंजाबी पढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ आंग्ल भाषा पढ़ाई जाएगी, यानी कि अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाएगी। ये अभी तक हमारे देश भर में लागू था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से अब 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है, जिसमें पहला लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग होगा, दूसरा आंग्ल भाषा जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वो होगा, और तीसरा लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज होगा, एक विदेशी भाषा होगा। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज में जापानीज, चाइनीज, थाई, इनमें से कई विदेशी भाषाओं के उसको ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन ऑप्शंस में से कोई भी एक विकल्प उसको चुनना होगा। ठीक है, ये तीनों कंपलसरी बच्चे को पढ़ाया ही जाना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, प्राचीन साहित्यिक क्लासिकल भाषाणाम अध्ययनम वैकल्पिकम भवत,
यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है, जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, वो एक वैकल्पिक के तौर पर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी मैंने जो 3 लैंग्वेज आपको बताया, मदर टंग, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी और फॉरेन लैंग्वेज, ये तो कंपलसरी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बच्चे जब सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में होंगे तो उनको एक क्लासिकल लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, इस सांस्कृतिक लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, जो कि बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ेंगे। उन पर दबाव नहीं दिया जाएगा कि आप पढ़े ही पढ़िए। अगर उनकी रुचि है तो उनको पढ़ाया जाएगा, और अगर उनकी रुचि नहीं है तो नहीं पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये एक वैकल्पिक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो एडॉप्ट करें और ना चाहें तो एडॉप्ट ना करें, ठीक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे बोला गया है कि कौन सा मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। दूसरा देखिए, वैदेशिकीय भाषा अध्ययनम वैकल्पिकम भवेत, यानी कि विदेश की भाषा का अध्ययन वैकल्पिक होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वैकल्पिक कहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 3 जो मैंने बताया था उसमें से विकल्प चुनना जाना है, नहीं। वैकल्पिक कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, थाई हो गया, इसके अलावा बहुत सारे और लैंग्वेजेस के ऑप्शन बच्चे को मिलेंगे, और उन ऑप्शंस में से उसको विकल्प चुनने का मौका मिलेगा कि कोई भी एक विकल्प चुन सकता है फॉरेन लैंग्वेज का। यह कहने का मतलब है, और यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा संस्तुति नहीं किया गया है। तीसरा देखिए, त्रिभाषा नियमः सुनम्यः भवेत, यानी कि कहा जा रहा है कि 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होगा। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। फ्लेक्सिबल होगा तभी तो बच्चे को मौका मिल रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज चुन सकता है। फ्लेक्सिबल है तभी तो मौका मिल रहा है कि जो उसकी मदर टंग होगी, वो जो भी भाषा बोल रहा होगा उसकी वही मदर टंग पढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए फ्लेक्सिबल नहीं होता तो पंजाब का बालक जिसकी मदर टंग पंजाबी है, उसको जबरदस्ती केरल का या फिर साउथ का कोई लैंग्वेज, तमिल, मलयालम, इन सभी लैंग्वेज को जबरदस्ती पढ़ाया जाता। फ्लेक्सिबल है तभी तो उसको छूट दिया गया कि आप अपनी मातृभाषा पढ़िए। यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया था और हमसे पूछा गया कि कौन सा मेंशन नहीं किया गया है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यालयस्य प्रत्येकम स्तरे शिक्षण माध्यमम आंग्ल भाषा भवेत। आंग्ल भाषा को अंग्रेजी भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर शिक्षण का माध्यम आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है, इसका संस्तुति नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे प्रारंभिक स्तर पर अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रारंभ करेंगे। अब प्रारंभिक स्तर यानी कि फाउंडेशनल स्टेज की बात की जा रही है, तो फाउंडेशनल स्टेज में इंग्लिश कहाँ पढ़ाया जाएगा? वहां तो बच्चे की जो मदर टंग होगी उसमें पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। और आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी की बात कर रहा था, ये कहीं ना कहीं निगेटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काचिद अध्यापिका स्वछात्रान पाठस्य अर्धभाग स्यांते पाठनात् विरामयति। कहा क्या जा रहा है कि कोई एक अध्यापिका है जो अपने छात्रों को एक पाठ पढ़ाने के दौरान आधा भाग पढ़ती है और विराम ले लेती है, यानी शांत हो जाती है। उसके बाद से देखिए, सा तान अनुमातुम कथ्यति यत शेष कथायाम किम भविष्यति, यानी कि अब वो बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहती है कि जो आधा कहानी उसने बच्चों को बताया, आधा पाठ पढ़ाया, आधा कहानी बताया है, उसका शेष भाग क्या हो सकता है, अनुमान लगाने के लिए बच्चों से बोला गया है। आगे पढ़िए, सा तान समस्याम समाधातुम अपि कथ्यति। उसके बाद से वो बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कहती है। हमसे पूछा जा रहा है कि सा किम वर्धियुतम प्रयतते, यानी कि वह बच्चों में किस कौशल को वृद्धि करने का प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक कहानी था, कहानी का आधा भाग ही केवल टीचर के द्वारा बताया गया और आधा भाग जो था वो कहानी का नहीं बताया गया। अब टीचर ने बोला कि आप सभी अनुमान लगाइए कि इसका आधा पार्ट क्या हो सकता है। तो प्रत्येक बच्चा अपने अपने मौलिक विचारों के माध्यम से अनुमान लगाएगा। यानी प्रत्येक बच्चा अपना मौलिक विचार क्या है, जो कुछ भी बच्चा अपने परिवेश में देखा हुआ है, जो कुछ भी वो जहां तक सोच पा रहा है, यानी जितना उसका अनुभव है उसी के हिसाब से तो अनुमान लगाएगा। यानी कि अनुभव आश्रित, यानी कि ह्यूरिस्टिक स्किल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोमिला देवी स्वसख्यु शर्करा स्तरम ज्ञातुम स्वसखिनाम समक्षम तस्याः चिकित्सकीय विवरणम पठति सा स्वपठने किम करोति। ध्यान से समझिएगा। एक रोमिला देवी नामक महिला है, वो अपने सखी, अपनी खुद की मित्र के शर्करा स्तर, यानी कि शर्करा का मतलब होता है शुगर और स्तर का मतलब होता है शुगर लेवल की बात की जा रही है। शुगर लेवल जानने के लिए अपने मित्र की एक चिकित्सकीय रिपोर्ट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ रही है। और
यह पठन क्या कहलाएगा, ध्यान से समझिएगा। पूरे रिपोर्ट में जो एक तरीके से मेडिकल रिपोर्ट जो होता है, पूरा रिपोर्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा रिपोर्ट एक A4 साइज में है, तो यहाँ पर शुगर लेवल लिखा रहता है, शुगर लेवल, और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स लिखे रहते हैं। तो पूरा रिपोर्ट हम नहीं पढ़ने जाते हैं कि किस डॉक्टर ने चेक किया है, इसमें क्या क्या है। हम लोग मेन इस रेंज को ढूंढते हैं कि कहाँ इसका इन पर्टिकुलर लेडी का शुगर लेवल क्या है। तो यहाँ किसी लेख में जब हम लोग किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट को ढूंढने की बात करते हैं तो उसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी का मेडिकल रिपोर्ट में देख रहा हूं कि उसका शुगर लेवल कितना है, तो मैं डायरेक्टली उस रेंज पर जाऊंगा ना कि जहां पर शुगर लेवल मेंशन किया गया रहेगा। यानी पूरा लेख मैं थोड़ी पढ़ूंगा, पूरे लेख में से उस पॉइंट को मैं ढूंढूंगा जहां पर उनका मेजर करके उनका शुगर लेवल लिखा गया होगा। किसी लेख में से एक पॉइंट को ढूंढना, इसे ही पर्यवलोकन कहते हैं और इंग्लिश में स्कैनिंग कहते हैं। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्याम श्रवण पद्धत्याम एतानि तत्वानि गृह्णन्ते मुख्य विचारस्य श्रवणम अनुमाननम परिणाम निर्णय संकलनम। यानी कि हमसे यह कहा जा रहा है कि कौन सी श्रवण की पद्धति के निम्न तत्व होते हैं। जैसे कि पहले मुख्य विचार को सुनना, उसके बाद से अनुमान लगाना, उसके बाद से किसी परिणाम निर्णय तक पहुंचना और उसके बाद से संकलन करना। ध्यान से समझिएगा। एक मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं आपको मोटिवेशन के बारे में बताना चाह रहा हूं। मोटिवेशन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन के कई उदाहरण हो सकते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन के कई उदाहरण हो सकते हैं। हमसे प्रश्न क्या बोला गया है, कस्याम श्रवण पद्धत्याम एतानि तत्वानि गृह्णन्ते, यानी कि कौन सी श्रवण की पद्धति निम्नलिखित तत्वों को ग्रहण करती है। पहला, मुख्य विचार का सुनना। मुख्य विचार से सुनने से शुरुआत किया जा रहा है, मुख्य विचार। तो यहां पर जो कुछ भी मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की है वो किसके बारे में बताने की गई है, मोटिवेशन के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी ये सब तो इसका पार्ट हो गया। यानी यहां पर मुख्य विचार क्या था, मुख्य विचार मोटिवेशन था। और मोटिवेशन के बाद यहां पर जब मैंने आपको इंटरनल मोटिवेशन बताया, तो अब इस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। यानी कि जो बच्चे के अंदर से अभिप्रेरित करे उसे हम लोग इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी और मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। यानी कि जो चीजें बच्चे के बाहर से प्रेरित करेंगी उसे हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन कहेंगे। यानी देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले हमसे बोला गया था कि मुख्य विचार को बच्चा सुनता है, तो मुख्य विचार इसका क्या था, मोटिवेशन था। उसके बाद से अनुमान लगाने की बात की गई थी। अनुमान किस में लगा रहा है, वो नीचे जा रहा है। यानी सबसे पहले मोटिवेशन पढ़ा, उसके बाद से नीचे जा रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात आ रही है। उसके बाद एक निर्णय पर पहुंच रहा है और उसके बाद से सबका संकलन कर रहा है। तो ये ऊपर से नीचे की चलने की बात की जा रही है, क्योंकि मुख्य विचार तो मोटिवेशन ही है, बाकी इसके नीचे जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि मुख्य विचार से शुरू करके हम लोग अंश की तरफ चल रहे हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण से जब अंश की बात आएगी तो वहां पर टॉप डाउन अप्रोच होता है। दिए गए विकल्प में देखिए एक ही विकल्प में बात की गई है, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्व अर्ध श्रवण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्पादक शब्द संग्रह किम अस्ति, यानी कि प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होता है। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से 2 प्रोडक्टिव स्किल हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल हैं। प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं, बोलना और लिखना। जैसे कि मैं बोल करके और लिख करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो जो कौशल शब्दों को प्रोड्यूस करने से जुड़ा हुआ है, उसके कौशल से जुड़े जो शब्द होंगे उसको प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहा जाता है। और जो शब्द सुनने और पढ़ने की बात करेगा, जैसे कि देखिए मैं यहां पर जो कुछ भी बोल रहा हूं, आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आप सुन करके रिसीव कर रहे हैं, तो सुनना क्या हो गया, रिसेप्टिव स्किल हो गया। और इसी प्रकार से मैंने यहां पर एक शब्द लिखा नीरज, तो नीरज शब्द आप अपने स्क्रीन पर इस समय पढ़ रहे होंगे अपने मोबाइल पर, तो ये जो नीरज शब्द आपने पढ़ करके इसका अर्थ ग्रहण किया, ये कहीं ना कहीं आप रिसीव कर रहे हैं इस शब्द को, नीरज को। यानी कि पढ़ना और सुनना ये रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं, और इससे जुड़े जो भी शब्दावली होंगी उसे हम लोग रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहेंगे। प्रश्न हमसे प्रोडक्टिव वोकैबुलरी के बारे में बोला गया है, यानी कि बोलना और लिखना से संबंधित जो भी शब्दावली होगी, बोलने और लिखने से संबंधित जो भी शब्दावली होगी, उसे ही हम लोग प्रोडक्टिव वोकैबुलरी के अंतर्गत देखते हैं। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि श्रवणेन, यानी सुनने की बात की जा रही है, विकल्प गलत हो गया। ये शब्दा पाठयाद बहिश्रूयन्ते, सुनने और पाठ पढ़ने की बात की जा रही है, विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि ये सभी रिसेप्टिव स्किल हैं। ठीक है,
चौथा देखिए, ये शब्द पाठकाय नवीना संति, पाठ को पढ़ने की बात की जा रही, विकल्प निगेटिव हो गया, एक ही विकल्प बचा। ये शब्द लेखने भाषणे च प्रयुज्यते, लेखने मतलब कि लिखने में और बोलने में, भाषण का मतलब बोलने में, यानी लिखना और बोलना से संबंधित जो भी शब्दावलियां होंगी उसे ही प्रोडक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरणिक रूपस्य ज्ञानम तस्य प्रयोगस्य कथ्यते, यानी कि व्याकरण के रूप का ज्ञान और उसका प्रयोग क्या कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं इंग्लिश का, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये आपने इसका व्याकरण का रूप पढ़ लिया, क्या बोला गया था, व्याकरणिक रूपस्य ज्ञानम, यानी कि व्याकरण के रूप का ज्ञान आपको हो गया। अब इसको आपको प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूं कि राम खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, खाना खा रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, राम सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। उसके बाद से मेन वर्ब क्या हो गया, खाना खाना ईटिंग, ठीक है, तो ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद से क्या खा रहा है, तो फूड खा रहा है, तो अंत में फूड आ जाएगा, फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए, जो कुछ भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, अब उस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप कर रहे हैं, यानी कि फंक्शनली प्रक्रियात्मक तौर पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस व्याकरण के नियम को पढ़ें और इसका दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। इसे फंक्शनल नॉलेज कहते हैं या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फंक्शन मैं बोल रहा हूं और यहां पर प्रक्रिया लिखा गया। प्रक्रिया का तो मतलब प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसीजरल नॉलेज होना चाहिए। देखिए, फंक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उसको करके सीख रहे हैं, यानी दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन से जुड़ा हुआ, यानी कि कार्यात्मक भी अगर विकल्प में दिया रहता तो वो भी हमारा उत्तर हो सकता था। इसलिए मैं कार्यात्मक के सेंस में फंक्शनल बोल रहा था, यहां पर प्रक्रियात्मक दिया गया, इसका मतलब प्रोसीजरल नॉलेज की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखनस्य प्रक्रिया पक्षे है का अवस्था अंतर्निहिता संति, यानी कि लेखन प्रक्रिया, लेखन का जो प्रक्रिया अप्रोच होता है, प्रोसीजरल अप्रोच होता है, वो किस अवस्था को अंतर्निहित किए हुए है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी लेख को लिखने का मतलब कि हम अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। प्रोसीजरल अप्रोच में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले किस पॉइंट पर लिखना है, यानी कि किस बिंदु पर लिखना है, इसको लेकर के हमारे मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है। सबसे पहले विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से मोटा मोटी आउटलाइन हम लोग तैयार कर देते हैं। आउटलाइन में हम लोग बाउंड्री सेट करते हैं कि मान लीजिए एक ही टॉपिक पर पूरी एक किताब भी लिखी जा सकती है, उसको 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं और उसको एक पैराग्राफ में भी समेट सकते हैं, उसका मेन थीम। यानी कि एक बाउंड्री सेट कर देना कि हमें कितना लंबा लेंथ में लिखना है, इसे हम लोग बोलते हैं रूपरेखा निर्माण, यानी कि आउटलाइन करना। उसके बाद से हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि किस हेडिंग में, किस सब हेडिंग में क्या कंटेंट लिखना है, इसे हम लोग ड्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद से ड्राफ्टिंग होने के बाद से हम लोग उसको चेक करते हैं कि क्या ये सभी चीज़ें जो हमने सोची है वो एप्रोप्रिएट है, यानी कि संशोधन किया जाता है। और अगर हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ी है तो उसमें त्रुटि का भी संशोधन किया जाएगा। और उसके बाद से अंतिम रूप से फाइनल ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, यानी कि अंतिम रूप से प्रारूप निर्माण किया जाता है, फाइनल ड्राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितम लेखन कार्यम कस्मिन लेखन प्रकारे गण्यते, यानी कि निम्नलिखित में से लेखन कार्य का कौन सा प्रकार यहां पर हमें बताया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। कहा जा रहा है कि कल्पनाम कुरु, यानी कि कल्पना करो, त्वम कथायाम रविंदः असि, तुम कथा के रविंद हो। देखिए, एक कहानी बच्चे को सुनाया गया जिसमें रविंद कोई कैरेक्टर होगा। अब बच्चे को बोला जा रहा है कि आप इमेजिन करिए कि आप खुद रविंद हैं, ठीक है। स्वमित्रम एकम पत्रम लिख, यानी अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यस्मिन निम्नलिखित अवसरे स्वानुभूतिम लिख, यानी कि अब इस अवसर के बारे में अपने खुद के अनुभव को लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चे को बोला जा रहा है, कल्पना करके रविंद्र अपने आप को सोच करके कुछ लिखने के बारे में बोला जा रहा है, अपने अनुभव को लिखने के बारे में बोला जा रहा है। तो कोई भी एक कैरेक्टर जो बच्चा खुद नहीं है, अगर इमेजिन करके जो कैरेक्टर नहीं है, अगर उसके जगह पर अपने आप को रख करके उसके हिसाब से लिखता है, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग बोलते हैं। और एक्स्ट्रापोलेटिव को ही हिंदी में
बहिर्वेशनात्मक लेखन कहते हैं। बहिर्वेशनात्मक लेखन यानी कि जब जो कैरेक्टर आप नहीं है उस कैरेक्टर को मानते हुए अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ही एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहते हैं और हिंदी में बहिर्वेशनात्मक लेखन कहते हैं। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय आश्रितम मूल्यांकनम काम उपलब्धिम ददाति, यानी कि विद्यालय आश्रित मूल्यांकन की उपलब्धि क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। विद्यालय आश्रित यानी कि जो विद्यालय खुद से अपना मूल्यांकन करता है बच्चों का, उसके सेंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि एतद छात्रम विचारे न गृहंति, यानी कि कहा जा रहा है कि इसमें यानी कि विद्यालय पर आश्रित जो मूल्यांकन होता है उसमें छात्रों के विचार को नहीं लिया जाता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बच्चा देख नहीं सकता, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसका आप मौखिक परीक्षा थोड़ी लेंगे, उसका लिखित परीक्षा लेंगे। कोई बच्चा देख नहीं सकता तो अगर ये पॉसिबल हो तो उसका लिखित परीक्षा ना लेकर के उसका मौखिक परीक्षा लिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे के विचारों को भी ग्रहण किया जाता है, यानी उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। और यह विकल्प कहा जा रहा था कि न गृहंति, यानी कि उनके विचारों को रिसीव नहीं किया जा रहा है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एतद परीक्षा मंडलस्य प्रभुताम अधिगृहंति, यानी कि कहा जा रहा है कि इस पर परीक्षा मंडल की यानी कि एग्जाम बोर्ड की बात की जा रही है। बोर्ड का प्रभुत्व यानी कि कहीं ना कहीं उसका दबदबा होता है, तो यह विकल्प निगेटिव है। जब हमसे पहले ही बोल दिया गया है कि मूल्यांकन कैसे करना है, बच्चे के विद्यालय आश्रित करना है, यानी कि जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड कोई स्कूल है, तो अब यूपी बोर्ड से संबंधित मूल्यांकन नहीं करना है, बोर्ड मूल्यांकन नहीं कर रहा है, विद्यालय अपने स्तर पर मूल्यांकन कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसमें परीक्षा मंडल यानी कि यूपी बोर्ड का प्रभुत्व होगा। तो इसमें जब बच्चे का खुद विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन किया जा रहा है तो इसमें बोर्ड का तो कोई रोल है ही नहीं, तो उसका डोमिनेंस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एतद अध्यापकानाम विद्यालयस्य च कार्यभारम वर्धयति, कहा जा रहा है कि इससे अध्यापक का और विद्यालय का कार्यभार बढ़ जाता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी ऐसा विकल्प जो कि विद्यालय की बात करे, टीचर की बात करे, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। बालक के लिए चीजें कंफर्टेबल होनी चाहिए, चाहे इसका विद्यालय पर कोई भी प्रभाव पड़े, चाहे टीचर को जागना ही क्यों ना पड़े रात में, वहां पर बात केवल बच्चे की होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में टीचर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि उसका काम आसान हो रहा है या कठिन हो रहा है। यह नेगेटिव सेंस में देखा जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एतद अध्यापकस्य छात्रस्य च स्वायत्तयाम वर्धयति, यानी कि यह कहा जा रहा है कि इससे अध्यापक और जो छात्र हैं वो स्वायत्ता उनकी बढ़ती है। स्वायत्ता का मतलब कि जब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं हम स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं। जैसे कि कुछ संस्थाएं संवैधानिक संस्था, स्वायत्त संस्था के तौर पर देखी जाती हैं। जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो स्वायत्त संस्था है, यानी कि उस पर वो किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जब इलेक्शन हो रहा होता है उस समय की मैं बात बता रहा हूं, उस समय वो उसके पास जो शक्तियां होती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी ज्यादा होती है जब इलेक्शन हो रहा होता है। यानी कि जो भी शक्तियां हैं वो उस स्वायत्त संस्था के पास है। यही हमसे बोला गया है कि जब विद्यालय आश्रित मूल्यांकन होगा तो कहीं ना कहीं जो शक्तियां हैं वो वहां के बच्चे और उस अध्यापक से संबंधित जुड़े के पास है शक्तियां, क्योंकि विद्यालय किससे बना हुआ है? विद्यालय बच्चे और टीचर से ही तो मिलकर बना हुआ है। विद्यालय आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ी बना हुआ है, बच्चे हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब मिलकर के विद्यालय बना हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इससे अध्यापक और छात्र स्वायत्त प्रदान करेंगे, स्वायत्त उनको शक्तियां मिलेंगी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।